चलो ठीक है, आगे शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में हमने v इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ लिया था कि v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। यहीं से थोड़ा सा इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम थोड़ा वी आई ग्राफ बनाते हैं ना, वी आई ग्राफ। ठीक है, तो वी आई ग्राफ कैसे बनाते हैं ज़रा उसको समझना। देखो, तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी मैथ्स में कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स। अगर तुमको याद होगा कि स्ट्रेट लाइन, ये एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। इसमें क्या होता है कि जो मेरा y होता है ये y एक्सिस पे होता है, ऑब्वियसली पता है y एक्सिस है, ये x कोऑर्डिनेट है, और ये m जो होता है ये स्लोप होता है। स्लोप, स्लोप मतलब मेरा कितना झुकाव है उस स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस की तरफ, वो उसका स्लोप होता है। तो अगर मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी, इस इक्वेशन की y इज इक्वल्स टू एम एक्स की। तो जो m होगा वो स्लोप होगा इसका, तो ये होगा मेरा x और ये होगा मेरा y। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स की कैसी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन। अगर तुम इसे ध्यान से देखो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स तुम्हें दिख रहा है और तुम्हें v इज इक्वल्स टू आई आर दिख रहा है। तो आई आर को अगर मैं पलट के लिख दूँ, आर आई लिख दूँ, v इज इक्वल्स टू आर आई, तो देखो कहीं ये देखो ध्यान से, तो v की जगह y आ रहा है, मतलब y की जगह v आ रहा है, x की जगह i आ रहा है और r की जगह m आ रहा है। अगर तुम कंपेयर करो तो तुमको पता चलेगा कि जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे वी आई ग्राफ, तो जो y एक्सिस है उस पर क्या आएगा? v आएगा, मतलब वोल्टेज। तो ये y एक्सिस यहाँ क्या आएगा? वोल्टेज आएगा। जो x एक्सिस है उस पर क्या आएगा? करंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? करंट। और इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या होगा? r। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप जो होगा वो r होगा, मतलब रेजिस्टेंस। तो ऐसे बोला जाता है, क्वेश्चन पूछता है अगर एमसीक्यू वगैरह में आता है कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको? व्हाट द वी आई ग्राफ स्लोप गिव्स, तो वो हमको रेजिस्टेंस देता है r। ठीक है, तो सिंपल सा है कि अगर वी आई ग्राफ है तो देखो v इज इक्वल्स टू आर आई, ऐसे याद रखना सीख लो। तो यहाँ पे ये y की जगह v हो गया है, i की जगह x की जगह i हो गया है और स्लोप की जगह r हो गया है। तो देखो स्लोप जो होता है ना मेरा, जब अगर जैसे कोई मैंने एक लाइन बनाई, ये है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये मेरा वी आई ग्राफ है। ठीक है, तो इस वाली लाइन का जो रेजिस्टेंस है सपोज करो वो R1 है, मतलब स्लोप R1 है। इस वाली लाइन का स्लोप R2 है और इस वाली लाइन का स्लोप R3 है। ठीक है, तो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा, तो मतलब R3 का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद R2 का स्लोप और उसके बाद R1 का स्लोप। तो ये मेरे ऑर्डर होता है स्लोप का। ठीक है, तो इसको मैं क्या, किसका ऑर्डर बता सकता हूँ? मेरे रेजिस्टेंस का। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास 3 वायर है, सपोज करो यू हैव 3 वायर्स। ठीक है, 3 डिफरेंट वायर हैं, अलग अलग मेटल के, अलग अलग कंडक्टर के। तो एक का दे दिया उसने नाम A है, एक B वायर है, एक C वायर है। इसका जो रेजिस्टेंस दे दिया उसने R1, इसका R2, इसका R3, और उसने ग्राफ बना के दे दिया तुमको, जैसे भी मैंने पीछे बताया था ना, ऐसे करके ये वी आई ग्राफ दे दिया उसने बना के। यहाँ लिख दिया R1, यहाँ लिख दिया R3 या फिर R2, यहाँ लिख दिया R3। अब तुमसे पूछेगा कि किस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। तो स्लोप किसका सबसे ज़्यादा है? इसका R3 का, उसके बाद R2 का और उसके बाद R1 का। तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। कर दोगे ऐसे क्वेश्चन? अब देखो नेक्स्ट, अगर वो उल्टा ग्राफ बनाता है, मतलब हमने देख लिया वी आई ग्राफ, v इज इक्वल्स टू आर आई से हम क्या बना लेते हैं? वी आई ग्राफ। अगर वो आई वी ग्राफ बनाएगा, आई वी ग्राफ, अगर उल्टा ग्राफ बनाए, मतलब वाई एक्सिस पे इस बार वो आई को ले ले और एक्स एक्सिस पे वी को ले ले, मतलब उल्टा कर दे, यहाँ आई ले ले और यहाँ वी। पीछे क्या था? पीछे ऐसा था कि यहाँ वी था और यहाँ आई था, तो इस बार क्या कर दिया उसने? उल्टा कर दिया। तो इस बार जो ये वायर है, सपोज करो इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसको हम क्या बोलेंगे? इसका स्लोप भी R1 है, इसका स्लोप R2 है और इसका स्लोप R3 है। अब देखो जैसे ये पलट गए वैसे ही वैल्यू भी पलट जाएंगी। पहले क्या था? ये सबसे ज़्यादा था, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा था, उसके बाद इसका था, उसके बाद इसका था। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? R1 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद R2 होगा, उसके बाद R3 होगा। तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। तो ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, जब आई वी ग्राफ दे के पूछे।
तो ध्यान देना कि उसने वी आई ग्राफ दे रखा है या आई वी ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन करते समय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा था रजिस्टर, अगर थोड़ा सा रिकॉल कर पाओगे तुम रजिस्टर, तो मैंने बताया था रजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस जो कि यूज़ होता है एज अ डिवाइस जो रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अब मेरे जो रजिस्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो मेरे रजिस्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ओमिक, एक होता है मेरा ओमिक रजिस्टर, ओमिक रजिस्टर, एक होता है मेरा नॉन ओमिक रजिस्टर, नॉन ओमिक रजिस्टर, ठीक है। ओमिक रजिस्टर वो होता है जो V इज इक्वल्स टू आई आर ग्राफ को फॉलो करता है, मतलब उसका जो वी आई ग्राफ में जो लाइन आती है वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा रजिस्टर जिसमें तुम वी आई ग्राफ निकालो तो उसमें क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आए। और एक ऐसा रजिस्टर जिसमें वी आई ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ना आके कोई कर्व आए, कोई कर्व आए, तो ऐसे रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रजिस्टर। देखो थोड़ा तुम समझो, है ना, थोड़ा पीछे समझाता हूँ। जैसे होता क्या है, जैसे मैंने तुमको एक वायर दिया, मैंने बोला इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर जब मैं इसका देखो रेजिस्टेंस जो होगा ना वो फिक्स होगा, इस वायर का मतलब ये वायर है, इतना बड़ा वायर है, इसकी लेंथ फिक्स है, इसका एरिया भी फिक्स है। तो हमने पढ़ा था कि मेरा जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ एल इसका फिक्स है, ए भी फिक्स है, और रो तो फिक्स होता ही है। ये क्या होती है, रजिस्टिविटी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये रजिस्टिविटी होता है। और रजिस्टिविटी क्या होता है, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, याद रखना, रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब ये जो मेरा रजिस्टिविटी होती है ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अब अगर तुम्हारे पास एक आयरन का वायर है, ठीक है, अब तुमने उसके चाहे कितने भी पीस कर लिए, कितना भी काट लिया, जो उसका एक पीस होगा ना उसकी रजिस्टिविटी वही होगी जो इस ओवरऑल वायर की होगी। मतलब केवल ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर ये सपोज करो वायर है तुम्हारे पास, तुमने क्या करा, तुमने इसे पीट पीट के लंबा कर लिया, चलो लंबा कर लिया, लंबा करने के बाद भी जो इस छोटे वायर की रजिस्टिविटी थी वो इस लंबे वायर की भी वही होगी। क्यों, क्योंकि मटेरियल थोड़ा ना चेंज हो रहा, मटेरियल तो वही है। अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। इसीलिए हर मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या होती है, फिक्स होती है। एवरी मटेरियल है फिक्स रजिस्टिविटी, हर मटेरियल की रजिस्टिविटी फिक्स होती है। बट देखो रेजिस्टेंस, मैंने बताया रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता भैया, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर और टेम्परेचर पर, तीन बातों पर डिपेंड करता है, और मटेरियल पर। तो देखो मटेरियल अगर चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और दो जो प्रमुख हैं, जो हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे अभी आगे, अगर लेंथ चेंज होगी तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज होगी तो भी चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब मैं जो बता रहा था वहीं लौट के आता हूँ। अब मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है, जिसका एरिया फिक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, फिक्स होगा। ना मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा, ना लेंथ चेंज कर रहा, ना एरिया, ना मटेरियल, वही सेम है। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फिक्स, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। देखो रेजिस्टेंस जब तक चेंज नहीं होता, जब तक उसकी लेंथ चेंज ना हो, तुम क्या करो, उसे पीट पीट के लंबा कर दो वायर को। तुमने वायर को पीट पीट के लंबा कर दिया ना तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तुमने वायर को दबा के छोटा कर दिया, मोटा कर दिया, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इसका मतलब अगर तुम वायर की लेंथ और एरिया के साथ छेड़खानी कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, पर अगर तुम उसकी लेंथ और एरिया को फिक्स रख रहे हो, उसे चेंज नहीं कर रहे हो, तो उसकी रेजिस्टेंस भी फिक्स रहती है, कांस्टेंट। तो भैया फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो V इज इक्वल्स टू आई आर, जो ओम्स लॉ था उसमें R तो कांस्टेंट है, ये क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट, ठीक है भैया। अब अगर I चेंज होगा तो V चेंज होगा, मतलब अगर V चेंज होगा तो I चेंज होगा, अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। इसी वजह से जब मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ, जैसे मैंने तुमको बोला कि किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है, क्वेश्चन के तौर पे समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने बोला कि जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, मैंने बोला V1 जो है वो सपोज करो 2 वोल्ट है, तो I1 कितना आएगा, तुमने कहा भैया V इज इक्वल्स टू आई आर, फटाफट से
वी की वैल्यू 2 दे दी, आई निकालना है, आर की वैल्यू 3 दे दी। थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, एक काम करते हैं, वी की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो वही यहाँ से आई कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, मतलब आई 1 आया। अब मैंने बोला कि V2 की वैल्यू सपोज़ करो 6 ओम है। अब फिर से लगाया मैंने V इज इक्वल्स टू आई आर। वी की वैल्यू 6, आई की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू 3 वही फिक्स रहेगी, आई फिक्स है वो चेंज नहीं होगा। कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 2 एम्पियर, तो I2 आ गया। मैंने बोला कि V3 जो है वो 9 वोल्ट है, सॉरी 9, ये क्या लिख रहा हूँ, 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। वी कितना है 9, आई कितना है नहीं पता, आर कितना है वो 3 है फिक्स, तो 3 से 9 कट जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर, तो ये I3 हो जाएगा। तो देखो जब मेरा V1 3 वोल्ट था तो I1 1 एम्पियर था, जब मेरा V2 6 वोल्ट था तो मेरा I2 कितना था 2 एम्पियर, जब मेरा V3 9 वोल्ट था तो I3 मेरा 3 एम्पियर था। इसका मतलब जैसे जैसे भैया V चेंज हो रहा है वैसे वैसे I भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे V चेंज हो रहा है वैसे वैसे I भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इन दोनों से रिलेटेड क्या बनाऊँ, ग्राफ बनाऊँ। मैं यहाँ पे लूँगा I और यहाँ पे लूँगा V। तो देखो अब तुम ये सोचो, एक बात याद रखना, जो मेरे ओमिक रजिस्टर्स होते हैं वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिन से। क्यों, जब मेरा I 0 होगा तो V भी कितना होगा 0। इस फॉर्मूले से देखो V इज इक्वल्स टू आई आर से, V इज इक्वल्स टू आई आर में अगर I 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए जब I 0 होता है तो V भी कितना होता है 0 होता है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब सपोज़ करो मेरी जो I की वैल्यू है वो है 1 एम्पियर, तो उस समय V की वैल्यू कितनी 3, तो ये I की वैल्यू 1 एम्पियर, V की वैल्यू 3 एम्पियर। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, एक यहाँ से ड्रॉ करी, वो इस पॉइंट में मिल गए। I की वैल्यू 2 एम्पियर, V की वैल्यू 6 वोल्ट, I की वैल्यू 2 एम्पियर, यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, और V की वैल्यू 6 वोल्ट, यहाँ से ऐसे कर दिया, ये यहाँ आके मिल गए। अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर दी तो कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर किसी ग्राफ में मतलब किसी कंडक्टर के लिए तुम इस तरीके से V और I का रिलेशन निकालते हो, और रिलेशन निकालने के बाद ग्राफ ड्रॉ करते हो, और ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, तो इसका मतलब वो ओमिक रजिस्टर है। याद रखना वो ओमिक रजिस्टर है। और अगर स्ट्रेट ना निकल के आए, कुछ और निकल के आए, कर्व निकल के आए, अगर कर्व निकल के आए, ऐसे करके कोई कर्व निकल के आए, या फिर ऐसे करके कोई कर्व निकल के आए, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रजिस्टर। याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है जो तुम्हारे सामने है कि 2 वायर्स, 2 वायर है मेरे पास ऑफ सेम मटेरियल, उनका मटेरियल सेम है। ठीक है, याद रखना मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो उनकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। एक वायर तुम्हारे पास ये है, मतलब यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, एक तुम्हारे पास ये वायर है, दूसरा ही वायर है, मटेरियल दोनों का सेम है, तो इसका मतलब इसकी रजिस्टिविटी भी रो होगी और इसकी रजिस्टिविटी भी रो होगी, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ बोलेगा कि मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, या फिर एक वायर को मैंने पीट के लंबा कर दिया, तो रजिस्टिविटी हर बार सेम रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी। तो बोला है 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, लेंथ क्या है, सेम है दोनों की। इसकी रजिस्टिविटी लो है, इसकी रजिस्टिविटी रो है, तो इसकी लेंथ एल है, तो इसकी भी लेंथ क्या है, एल है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है सेम लेंथ। हैव रेडियाई R1, इसका जो रेडियस है वायर का जो रेडियस है वो कितना है R1, और इस वायर का रेडियस कितना है R2। कंपेयर करने के लिए बोल रहा है देयर रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस कंपेयर करो, मतलब रेशियो बताना, बेसिकली कंपेयर करने का मतलब है रेशियो बताना है। तो देखो ये मेरा वायर नंबर 1 है और ये मेरा वायर नंबर 2 है, तो वायर नंबर 1 का रेजिस्टेंस क्या होगा, R1। मैंने तुमको सिखाया रो L अपॉन A, तो यहाँ हो जाएगा रो, क्योंकि देखो रो दोनों के लिए सेम था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी रो रखा और यहाँ पे भी रो रखा। इसके लिए लेंथ भी दोनों के लिए सेम था, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने L माना है और यहाँ पे भी L माना है। रेजिस्टेंस दोनों का अलग है, इसका R1 है और इसका R2 है, तो फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, तो रो ही रहेगा, L दोनों का सेम है तो L रहेगा A। ये क्या है, देखो मैंने तुम्हें समझाया था लास्ट वीडियो में कि जब वायर होता है, वायर कैसा होता है, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, R बोले तो R1, तो R1 का स्क्वायर, तो ये R1 आ जाएगा निकल के। ऐसे ही R2 निकालूंगा रेजिस्टेंस, तो रो ही रहेगा, L ही है,
अपॉन ए, तो यहाँ पे ए क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर क्या है यहाँ पे R2 है, तो R2 का स्क्वायर। अब उसने पूछा मेरे को कंपेयर करना है, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब R1 को R2 से डिवाइड करके बताना है। R1 की वैल्यू कितनी है रो एल अपॉन पाई R1 स्क्वायर, और R2 की वैल्यू कितनी है रो एल अपॉन पाई R2 स्क्वायर। आगे लिखता हूँ ना, मेरे को R1 अपॉन R2 करना है, तो R1 कितना है रो एल अपॉन पाई R1 स्क्वायर, और R2 कितना है रो एल अपॉन पाई R2 स्क्वायर। देखो तुम्हें पता होगा कि ये वाला टर्म कहाँ जाएगा यहाँ, और ये वाला टर्म कहाँ जाता है यहाँ उठ के, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रो इंटू एल, ऊपर रो इंटू एल एज इट इज रहेगा, इंटू ये वाला उठ के कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन ये नीचे एज इट इज रहेगा पाई R1 स्क्वायर इंटू ये ऊपर पहुँच जाएगा रो एल। तो देखो रो एल से रो एल कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे R2 स्क्वायर इज टू R1 स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे में बोला है उसने उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी देखो मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि रजिस्टिविटी को ही क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो दोनों वायर सेम है तो दोनों का रेजिस्टिविटी कितनी है रो ही है, तो रो को रो से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:1। ठीक है ना, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने बोला है अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, ये कितना दे रखा है 1 ओम। ठीक है, तो वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 ओम। अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। उसे मैंने क्या किया स्ट्रेच्ड किया है, एक वायर है तुम्हारे पास जिसकी लेंथ कुछ L होगी और एरिया कुछ A होगा। मेरे को कुछ नहीं पता है स्टार्टिंग में, मैंने मान लिया है, पर रेजिस्टेंस उसने कितना दे रखा है 1 ओम। उसके बाद बोला है इज स्ट्रेच्ड, उसे मैंने खींचा है पकड़ के, टू डबल इट्स लेंथ, मैंने उसकी लेंथ क्या कर दी डबल, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से 2L, पर एरिया के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो इसलिए जब एरिया के बारे में क्वेश्चन में ना बात करे तो एरिया को नहीं लेते हैं। ठीक है, एरिया को नहीं लेते हैं जब एरिया के बारे में बात ना करे तो देखो क्या करना होता है ऐसे सवाल में। सबसे पहले तो तुमको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी जो होता है और जो मेरा वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम तुम ये पढ़ोगे अभी मेंसुरेशन चैप्टर में कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है, वॉल्यूम का एक फार्मूला एरिया इंटू लेंथ। तो अगर मेरा वायर होता है ना, वायर अगर मैं उसे पीट के लंबा कर दूं या फिर छोटा कर दूं, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, याद रखना। जितना वॉल्यूम इस वाले वायर का है पहले वाले वायर का, उतना ही वॉल्यूम इस वायर का होगा जो मैंने बड़ा कर दिया है, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा दोनों का सेम। ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा बट एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीट के वायर अगर मैंने लंबा किया है तो एरिया तो चेंज होना ही होना है। तो इसका एरिया कुछ ए था अगर, तो इसका एरिया क्या होगा मेरे को नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है। इसलिए हमें क्या करना है इसमें मेन हमारा जो टारगेट है इस एरिया ए को हटाना है, इस ए की जगह यहाँ से सॉल्व करना है इसको। जैसे वी वॉल्यूम को क्या लिख देंगे वी और ए इंटू एल, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा निकल के, ये एल नीचे चला जाएगा वी के, तो वी अपॉन एल निकल के आ जाएगा ए की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल्स टू रो एल की वैल्यू एल ही रहेगी पर ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है वी अपॉन एल, वी अपॉन एल। तो देखो ये एल उठ के कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो एल इंटू एल कितना होता है एल स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला जो वॉल्यूम की फॉर्म में होगा। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो वायर है पहला वाला वायर उसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1। रेजिस्टिविटी नहीं पता कितनी होगी, लेंथ के बारे में नहीं पता कितना होगा, वॉल्यूम के बारे में नहीं पता कितना होगा, बट एक बात तो है जो रेजिस्टिविटी वायर की पहले है वही रेजिस्टिविटी बाद में भी रहेगी। क्यों, मैंने बताया वायर को कितना भी पीट लो पाट लो
उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। वायर लोहे का है, अगर तुम उसे पीट पाट के लंबा कर दे रहे हो तो रहेगा तो वो लोहा ही, आयरन। इसके बाद देखो, उसने बोला है कि उस वायर को मैंने क्या कर दिया, उसकी लेंथ डबल कर दी है ना, यही तो बोला है। उसकी लेंथ मैंने क्या कर दी, डबल। तो मतलब जो एल कर दिया मैंने वो 2L कर दिया है। तो दोबारा फॉर्मूला लिखता हूँ, तो यहाँ लिखूँगा आर डैश, यहाँ आर था, ये आर डैश लिख रहा हूँ। रो लेंथ एल की जगह लिखूँगा 2L, तो ये हो जाएगा 2L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एल स्क्वायर है, और वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। ऐसे आ जाएगा आर डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4L स्क्वायर अपॉन वी। ऐसा आ जाएगा आर डैश इज इक्वल्स टू, देखो कुछ ऐसा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, इस 4 को अगर आगे लिख लूँ, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, रो बचेगा, ये बचेगा एल स्क्वायर और ये बचेगा वी। क्या इसकी वैल्यू मेरे को पता है? हाँ पता है भैया, कितनी है, 1 ओम। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आर डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो आर डैश कितना आ जाएगा मेरा 4 ओम। ऐसे सवाल ऐसे करने, ठीक है, टैकल करना सीखो ये वाले सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही बेसिक सा है, मतलब या तो लेंथ बोल देता है या फिर एरिया बोल देता है। देखो एरिया वाला भी बता देता हूँ, एरिया वाला कैसे क्वेश्चन होगा। उसने बोला, सपोज करो कि अ वायर ऑफ एरिया ए हैविंग resistance R is compressed to triple its area. Find new resistance. तो देखो अगले आदमी ने मेरे को एरिया के बारे में बात करी, लेंथ के बारे में कोई बात नहीं करी कि लेंथ के साथ क्या हो रहा है। तो अगर मैं वायर देखता हूँ तो एक वायर मेरा ऐसे करके है, जिसकी लेंथ के बारे में कोई बात नहीं है मेरे को, पर मेरे को पता है उसका एरिया ए है। देखो मैंने बताया तुमको, सबसे पहले ऐसे सवाल किससे करने, वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चाहे मैं वायर को पीट पाट के लंबा कर दूँ तो वायर का जो पहले वॉल्यूम था वही वॉल्यूम बाद में भी रहेगा। जैसे रेजिस्टिविटी होती है ना, जैसे पहले जो रेजिस्टिविटी थी वही रेजिस्टिविटी बाद में भी रहेगी। तो जो वॉल्यूम पहले था वायर का वही वॉल्यूम बाद में भी रहेगा। तो यहाँ इसका सपोज करो वॉल्यूम वी है। मैंने क्या करा, इसे पीट के छोटा कर दिया, मोटा। मैंने इसे पीट के मोटा कर दिया वायर को। जब मोटा कर दिया मैंने वायर को, तो जो वायर की जो एरिया है वो एरिया कितना हो गया, ट्रिपल, मतलब 3A हो गया। बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो वॉल्यूम यहाँ पे भी क्या रहेगा, वी रहेगा। अब देखो हमें इस बार क्या नहीं पता, इस बार हमें एल नहीं पता। तो अपना जो फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम अपॉन एरिया, एल की वैल्यू। ठीक है, याद रखना, पीछे हमने एरिया की वैल्यू निकाली थी, वॉल्यूम अपॉन एल, एरिया की वैल्यू निकाली थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया के बारे में नहीं पता था, सारी बातें लेंथ के बारे में करी थी, इसलिए लेंथ की वैल्यू निकाली थी एरिया की फॉर्म में। यहाँ हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सॉरी, एरिया की वैल्यू निकाली थी लेंथ की फॉर्म में, यहाँ हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, लेंथ की एरिया की फॉर्म में। अब फॉर्मूला कितना होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये तो हमने पढ़ाई है। अब आर वैसे ही रहेगा, रो रेजिस्टिविटी एज इट इज रहेगी, एल, एल की जगह लिख सकता हूँ वी अपॉन ए। तो यहाँ आ जाएगा वी अपॉन ए, और नीचे क्या चल रहा है, एक ए चल रहा है, ये ए उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा, रो वी अपॉन ए स्क्वायर, रो वी अपॉन ए स्क्वायर, रो वी अपॉन ए स्क्वायर। तो मेरे को नया फार्मूला मिल गया एरिया की फॉर्म में, नया फार्मूला मिल गया एरिया की फॉर्म में, जो क्या होता है मेरा, आर इज इक्वल्स टू रो, आर इज इक्वल्स टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, उसने बोला पहले वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, वॉल्यूम वी है और एरिया ए है। तो ये तो वायर पहला वाला हो गया। अब जब मैंने वायर को पीट के मोटा कर दिया, मोटा करने की वजह से क्या हो गया कि उसका एरिया ट्रिपल हो गया। एरिया की जगह क्या लिखेंगे, 3A। तो यहाँ पर जो मैं R2 लिखूँगा वो क्या लिखूँगा, रो वी अपॉन 3A का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा, रो वी अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9A स्क्वायर। अब देखो इसे थोड़ा ध्यान से लिखो, जैसे पीछे लिखा था वैसे यहाँ लिखेंगे। कैसे, R2 इज इक्वल्स टू, इस 9 को थोड़ा सा आगे लिख लो ऐसे करके 1/9, क्योंकि है तो 9 अपॉन में है ना, तो 1/9 ये कितना हो जाएगा, रो वी अपॉन ए स्क्वायर। देखो रो वी अपॉन ए स्क्वायर कुछ देखा देखा सा लग रहा है कि हाँ भैया गिवन जो रेजिस्टेंस दे रखा था, तो मतलब भैया ये R2 कितना आ जाएगा, R1/9। इस तरीके से करते हैं, ठीक है, R2 इज इक्वल्स टू R1/9। तो मैंने दोनों बता दिए फॉर्मूले, तो कैसे करना है रट लो। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, एक फार्मूला तो ये होगा जब लेंथ और एरिया दोनों के बारे में बात करिए।
दूसरा है आर इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी, जब लेंथ के बारे में बात करी, एरिया के बारे में कोई बात नहीं करी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तीसरा आर इज इक्वल्स टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर, जब एरिया के बारे में बात करी है, लेंथ के बारे में कोई बात नहीं करी, आर इज इक्वल्स टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ से इतने ही क्वेश्चन हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे।